एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 12 दिसंबर। और हम 11 और 12 दिसंबर दोनों डेट की करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट द हिंदू में कवर्ड थी, जो कि सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम देखेंगे। और 11 दिसंबर की भी क्यों देखेंगे, क्योंकि 11 दिसंबर वाली न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी थी। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट लोन लेने की कोशिश कर रही है, यानी एक्सटर्नल लोन लेने की कोशिश कर रही है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से। ऐसा क्यों ये कर रही है? क्योंकि एक इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसे हम एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसे OPELIP 2 के नाम से हम जानते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए प्रोग्राम लाई गई थी? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, ताकि जो भी उड़ीसा गवर्नमेंट में, सॉरी, उड़ीसा स्टेट में जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी लाइवलीहुड को अच्छे से प्रमोट किया जा सके। ठीक है। और जो भी उनकी जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी स्कैरसिटी है उनकी लाइफ में, उसे अच्छे से फुलफिल किया जा सके, उन्हें एम्पावर किया जा सके। तो इसी पे ये न्यूज़ है। अब इसमें क्या क्या कवर्ड है? सबसे पहले तो हम इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। दूसरी चीज़, ये एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसे देखेंगे। तीसरी चीज़ हम देखेंगे जो कि है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि इस न्यूज़ में कवर्ड है, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जानमान के बारे में। ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसे हम कवर करने वाले हैं इस न्यूज़ के तहत। तो चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम यानी OPELIP 2 के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंट टर्म्स में ये न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है या ये क्या स्कीम है। ठीक है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम कम ही आती, पर क्योंकि ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है, इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। क्यों? क्योंकि PVTG पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। और ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, इसलिए। ठीक है। तो याद रखेंगे OPELIP 2 ये क्या है। तो ये एक पर्टिकुलर स्कीम है या प्रोग्राम है जिसे क्यों रन किया जा रहा है, ताकि जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उन्हें एम्पावरमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जा सके और लाइवलीहुड उनकी सुधारा जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक बहुत ही स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, याद रखनी है। काम क्या करती है? तो पॉवर्टी और जो भी हंगर रिलेटेड इश्यूज रहती है रूरल एरिया में, डेवलपिंग कंट्री के अंदर, उसे ये एड्रेस करने की काम करती है। ये इकलौती एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है रूरल इकोनॉमीज और फूड सिक्योरिटी पे। ठीक है। तो इकलौती मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? तो रोम, इटली में लोकेटेड है। हेडक्वार्टर्स तो यूपीएससी हमसे हमेशा पूछती है कोई से भी पर्टिकुलर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो याद रखनी है, रोम इटली में है। ठीक है। अब IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसकी 180 मेंबर स्टेट इसकी पार्ट है। ठीक है। और ओ ओपेक वाली कंट्रीज भी हैं, OECD वाली कंट्रीज भी हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी इसकी मेंबर हैं। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, इसकी भी जो मेंबर्स हैं वो भी IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की मेंबर्स हैं। और चीज़ इसके बारे में देखेंगे। अब इंटरनेशनल यानी IFAD, इसके अंदर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट तैयार की गई थी, हर अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग लिस्ट तैयार की गई थी। ठीक है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडिया लिस्ट C2 में, लिस्ट जो C2 लिस्ट है, इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना और साउथ कोरिया कंट्री आती है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया कौन सी लिस्ट में है, C2, क्योंकि आ सकती है अगर थोड़ा डीप में यूपीएससी पूछना चाहे तो। याद रखनी है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की लिस्ट C2 के अंदर इंडिया आती है। इससे ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे। ठीक है। क्या पूछ सकती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है या नहीं है, कहाँ इसकी हेडक्वार्टर्स है, काम क्या करती है। ठीक है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में ये आ सकती है कि ओपेक और OECD कंट्रीज़ की मेंबर नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ सकती है कि इंडिया इसकी मेंबर नहीं है, ऐसे आ सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। इसके बारे में क्यों जानना है? क्योंकि इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और ये ट्राइबल जो ग्रुप है काफ़ी ही ज़्यादा वनरेबल है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो 1975 में गवर्नमेंट जो इंडिया की थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 52 ट्राइबल ग्रुप्स अब तक हैं। ठीक है। फिर इसी को दोबारा चेक करने के लिए बाद में देवार कमीशन को सेटअप किया गया था। याद रखनी है, देवार कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की जो भी सेंसस थी उसके लिए, या कितनी
इनकी अभी ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे इंडिया में लोकेट प्रेजेंट है, उसके लिए इसे सेटअप किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अभी 75 ऐसी पीवीटीजीएस ग्रुप इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो याद रखनी है 75 पीवीटीजीएस है। इसे भी यूपीएससी ने पूछा था कि 52 है, जबकि 52 नहीं है, 75 है। अब ये पीवीटीजीएस हैं, ये टोटल 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में स्प्रेडेड है। याद रखनी है सारी की सारी स्टेट में ये स्प्रेडेड नहीं है एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, तो एक यूनियन टेरिटरी और 18 स्टेट में ये स्प्रेडेड थे। यूपीएससी देखिए अगर आपसे बिना सेंसस पे पूछे तो थोड़ी डाउटफुल हो सकती है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 18th ही स्टेट में हो, और क्योंकि 18 स्टेट में जो भी पीवीटीजीएस होंगे वो मे बी अदर स्टेट में भी माइग्रेट उन्होंने किया होगा, राइट। तो इसीलिए अगर ये स्टेटमेंट डायरेक्ट अगर आए कि 2011 की सेंसस के हिसाब से 18 स्टेट और वन यूनियन टेरिटरीज में है, तो ये स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, अब हाईएस्ट अगर हम पीवीटीजीएस की बात करें कि कौन सी स्टेट में ये पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरी इसके बाद आंध्र प्रदेश में, और फिर गुजरात में है, फिर तमिलनाडु में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा स्टेट में ही पीवीटीजीएस है, इसलिए ये स्कीम लाई गई है। और ये स्कीम, ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है जिससे हम OPELIP2 के नाम से जानते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। हाँ, तो याद रखनी है कि जो पीवीटीजीएस है वो पंजाब और हरियाणा स्टेट में हम नहीं इन्हें देख सकते हैं, राइट। तो पीवीटीजीएस प्रेजेंट नहीं है पंजाब और हरियाणा स्टेट में। पीवीटीजीएस में अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन है, तो सहरियाज जो ट्राइबल ग्रुप है इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और बात की जाए कि कौन से पीवीटीजीएस ग्रुप हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो है सेंटिलिनेट्स और अंडमानीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी होगी, स्टेटमेंट में आ सकती है। अब बढ़ेंगे आगे। अब क्या ऐसी क्राइटेरिया हैं जिसपे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है? ठीक है, तो ऐसी 4 क्राइटेरिया है जो आपको याद रखनी होगी। एक तो पहले प्रिजर्वेशन ऑफ प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को वो अभी भी प्रिजर्व करके रख रहे हैं तब। एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उनमें होनी चाहिए। ठीक है, फिर उनकी पॉपुलेशन जो होगी वो डिक्रीजिंग में होगी या स्टैग्नेट यानी रुकी हुई उनकी पॉपुलेशन होगी, ग्रोथ। ठीक है, तीसरी चीज़ उनमें लिटरेसी बहुत ही कम होगी, और जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें लिटरेसी कम होगी और कांस्टेंट होगी। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं। अब यूपीएससी ने तो बहुत सिंपल सा पूछा कि ये देबार कमीशन क्यों लाई गई थी। दूसरी चीज़ की कि अब तक इंडिया में 52 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पर इतनी डिटेल में यूपीएससी ने नहीं पूछा, और हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल में अगर चाहेगी तो यूपीएससी ऐसे पूछेगी, तो याद रखनी है ये सारी चीज़ें। और अगर इस पे नहीं तो क्राइटेरिया पे आ सकती है, क्या क्राइटेरिया पे पीवीटीजीएस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एग्जामिनर होता, राइट, अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा होता तो मैं तो इसी पे करता, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि ऐसी क्या कैटेगरीज हैं या क्या ऐसी क्राइटेरिया हैं जिस पे पीवीटीजीएस को आइडेंटिफाई की जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए दोनों आपको मैंने बताया, दोनों दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जानमान के बारे में। ठीक है, अब इसे लॉन्च कब किया गया, तो 2023 में। याद रखनी है यूपीएससी आपसे हमेशा ईयर ही पूछेगी, डेट और मंथ नहीं पूछेगी, याद रखनी है, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस नहीं है। तो याद रखनी है 2023 में इसे लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर इसे लाया गया। तो मेन क्या एम है? एम यही है कि जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनको अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है, और ये इसकी पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा इसे चलाई जाएगी, पर साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट और जो पीवीटीजीएस कम्युनिटी है उनके साथ ये कोलैबोरेशन में ये स्कीम को चलाया जाएगा। वैसे और भी इसमें मिनिस्ट्रीज़ हैं जो साथ मिलके इसे इम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी, तो पीएम आवास स्कीम को भी इसी के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। अच्छे से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, ये सब कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी हो या उनकी जो भी लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो सारी इस स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एम है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है अपलिफ्ट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, तो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन हो, ये सारी चीज़ें, या कनेक्टिविटी हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो या रोड वाली हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी ही। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली स्कीम भी आती है एग्जाम में, राइट, तो स्कीम भी आ सकती है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये कि इसकी ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, स्कीम नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जो अरविंद सर हैं जो कि 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, इन्होंने कुछ बात की कि जो सेस और सरचार्ज हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि ट्रबल टेकिंग ये टैक्सेस हैं, राइट,
कि क्योंकि ये तो कलेक्ट तो किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, पर ये डिस्ट्रीब्यूट स्टेट के द्वारा स्टेट को नहीं किए जाते, इसलिए ये वरीसम थी, ये सारी बात की गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, अब सेस सरचार्ज के बारे में तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, हालांकि आपको पता होना चाहिए सेस सरचार्ज क्या है। तो ये एक टाइप की टैक्सेस है जो कि लगाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और कलेक्ट लेकिन सेस और सरचार्ज की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, मान लेते हैं सर सारी जो भी स्टेट है उससे उसने स्टेट अब में अपनी खुद की स्टेट में सेस और सरचार्ज लगाया, राइट, टैक्सेस लगाया। अब वो टैक्सेस कलेक्ट हुई, ठीक है, कलेक्ट हुई सेंटर के द्वारा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सारी स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है, जो भी टैक्सेस कलेक्ट होती है उनकी अंडर में होती है ये चीज़, ठीक है। बस ये याद रखनी है कि सेस और सरचार्ज क्या है, तो ये टैक्सेस हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और कलेक्ट कौन करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसे खर्चा वगैरह करनी होती है तो कौन करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेस सरचार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में तो नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वैसे सेस सरचार्ज तो मैंने आपको इन जनरल बताया, पर इंपॉर्टेंट क्या है फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में देखेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है पॉलिटी की, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में आती है ये। तो फाइनेंस कमीशन को कैसे सेटअप किया जाता है, तो आर्टिकल 280 है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन, उसी के तहत फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, याद रखनी है, ठीक है। ये कंस्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 ईयर टर्म पे। पहले भी अगर प्रेसिडेंट को लगती है कि इसे सेटअप कंस्टिट्यूट कर देना चाहिए, तो ये जो प्रेसिडेंट है वो इसे कंस्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसमें चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ही के द्वारा। ये याद रखनी है, चेयरमैन और एक 4 मेंबर्स होते हैं, यानी 5 मेंबर बॉडी है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है, याद रखनी है। जो भी रिकमेंडेशन होती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो एडवाइजरी नेचर होती है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। तो फाइनेंस कमीशन जो भी चीज़ें बताती हैं कि टैक्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, राइट, कि जो डिवाइडिंग पूल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्लैब क्या होनी चाहिए, ये सारी जो बताती है वो एडवाइजरी नेचर में होती है, चाहे तो गवर्नमेंट माने चाहे तो गवर्नमेंट नहीं माने, ठीक है। ये याद रखनी है, एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं होती है इनकी रिकमेंडेशन, फाइनेंस कमीशन की दिमाग में ये बात रखनी होगी। अब हम और चीज़ें देखेंगे। तो चेयरमैन है वो कहाँ से लिए जाते हैं, तो जिनके पास पब्लिक अफेयर्स की एक्सपीरियंस है वहाँ से लिए जाएंगे। 4 जो मेंबर्स हैं उन्हें कैसे लिया, कौन से क्राइटेरिया पे सेलेक्ट किया जाएगा, तो एक तो मेंबर होने चाहिए जज हाई कोर्ट के या क्वालिफाइड होने चाहिए हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरी पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगी फाइनेंस और अकाउंट जो गवर्नमेंट की है उसमें। तीसरे जो इंडिविजुअल होगी उनके पास वाइड एक्सपीरियंस होनी चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे। और जो चार फोर्थ इंडिविजुअल होंगे उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। तो ये क्राइटेरिया है जिसपे मेंबर और चेयरमैन ये अपॉइंट किए जाते हैं। और चीज़ हम देखेंगे तो ये क्या क्या काम क्या करते हैं बेसिकली, तो जो भी टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेयर सेंटर और स्टेट के बीच ये अलोकेशन ये करते हैं, राइट, ये बताते हैं कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल इनके पास ये प्रिंसिपल नहीं पर इनके पास कुछ गाइडलाइंस भी होती है जो एक स्टेट गवर्नमेंट को ये बताते हैं ताकि उन्हें उनकी जो कंसोलिडेट फंड होती है, राइट, स्टेट की, उसे इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। ग्रांट इन एड अगर चाहिए होगी कोई स्टेट को, राइट, तो उसके लिए भी ये अपने रिकमेंडेशन सेंटर को बताएंगे, ठीक है। या ऐसी और भी कोई मैटर्स होगी डिस्ट्रीब्यूशन या टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जिसे प्रेसिडेंट को लगती है कि इसके बीच में हेल्प मिलनी चाहिए फाइनेंस कमीशन से, तो वैसे मैटर पे भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें ही हैं जिसपे ये कंसर्न होते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये आर्टिकल है, ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे एक रिपोर्ट के बारे में बात की गई है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात की गई है, तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे यही बात की गई है कि क्या क्या है ग्लोबल में शेयर्स हैं सोलर एनर्जी की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। तो वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सबसे पहले तो याद रखनी है, क्यों, क्योंकि रिपोर्ट हो, इंडेक्स हो या आउटलुक हो, राइट, ये तीनों चीज़ यूपीएससी के द्वारा हर साल पूछी जाती है, हालांकि इस साल नहीं पूछी गई, पर हर ईयर आपको एक न एक रिपोर्ट इंडेक्स या आउटलुक एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। और इसी रिपोर्ट में इंडिया ने टॉप किया है किस चीज़ में, सोलर एनर्जी में, ठीक है, तो याद रखनी है। अब हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्यों देखेंगे, क्योंकि इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लाई गई। दूसरी चीज़, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे आउटलुक पूछे सेम चीज़ पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी
ये रिपोर्ट को ना पूछते हुए, इंडेक्स को ना पूछते हुए आपसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछे, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये अलायंस है जिसमें 120 कंट्रीज सिग्नेटरी है इसकी, ठीक है, और मेनली सनशाइन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि पार्शियली या कम्प्लीटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आती हैं, ठीक है। अब ये कौन सी कंट्रीज है वो हम आगे मैप में देख लेंगे, ठीक है। और ये प्राइमरी इनकी क्या ऑब्जेक्ट है कि सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी कंजम्पशन को बढ़ाया जाए और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी डिपेंडेंसी को कम किया जाए, इसीलिए ये अलायंस लाई गई थी। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्हीं के द्वारा, यानी हमारी इंडिया के द्वारा ही इसे प्रपोज किया गया था 2015 में। याद रखनी है, इंडिया के द्वारा ये प्रपोज की गई थी कब? 2015 में। यूपीएससी चेंज कर सकती है 2015 से चेंज ईयर वगैरह, ठीक है। अब ये अलायंस है, ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, याद रखेंगे ट्रीटी बेस्ड है ये। यानी इसमें बाकी कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक्स में नहीं आती वो भी चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्रीटी बेस्ड है, ठीक है, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट यही यूपीएससी आपसे पूछ लेगी कि इट इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात सही है, ये है ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और मेंबर्स जो कि ट्रॉपिक जोन्स में नहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये जोन्स में नहीं आते हैं, फिर भी वो मेंबर इसमें बन सकते हैं और उनके पास थोड़ी एक्सेप्शन वोटिंग राइट्स रहेंगी। ये अनाउंस की गई थी इंडिया अफ्रीका समिट में और यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में, वहाँ इसे अनाउंस किया गया था, ठीक है। ये फ्रेमवर्क जो अग्रीमेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये फिर साइन यानी सिग्नेचर के लिए ओपन कब की गई, कहाँ की गई? तो 2016 में की गई, मराकेश मोरक्को कंट्री में। ये आपको याद रखनी है, जहाँ 102 कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया, ठीक है। ओपन कहाँ की गई इसकी सिग्नेटरी वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और ये कब अनाउंस की गई, कहाँ अनाउंस की गई, ये सारी चीज़ें रखनी है दिमाग में। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये आईएसए की? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ही इसकी हेडक्वार्टर्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और इससे ये इन दो कंट्रीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो इंडिया और दूसरी कौन? तो फ्रांस। ये दो कंट्री हैं जिन्होंने इसकी फाउंडेशन को ले किया है, ठीक है, ये लेट किया है, ये आपको याद रखनी होगी। तो ये अलायंस है, इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके यूपीएससी आपसे पूछे, आपसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन के बारे में भी ऐसे नाम, इस नेम को यूज़ करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कन्फ्यूज़ करने के लिए, अगर मैं एग्जामिनर रहता तो यही कन्फ्यूज़ करके ही आप अगर एस्पिरेंट से पूछता रहे कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन के बारे में आप बेसिक चीज़ें बताएं, इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है, इंडिया इसकी मेंबर है या नहीं, ठीक है, और कौन सी कंट्रीज आती हैं। और नेगेटिव स्टेटमेंट भी आपसे ये भी मैं पूछ सकता था कि सिर्फ और सिर्फ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली कंट्रीज हैं वहीं इसकी मेंबर हैं, बाकी इससे ज्वाइन नहीं कर सकती। तो ऐसी नेगेटिव क्वेश्चन आपसे मैं पूछता, राइट। तो क्वेश्चन कैसे आएगी, ये भी थोड़ा सा अंदाज़ा आपको ये डिस्कशन के थ्रू अपने दिमाग में लॉजिक एबिलिटी को क्रिएट करनी है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड मैप जहाँ पे टोरॉइड जोन को डिफाइन किया गया है। टोरॉइड जोन कौन है? यानी जो भी कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, तो ये सारी कंट्रीज हैं जो कि टोरॉइड जोन में है, ठीक है। वैसे बहुत सारी हैं, तो यूपीएससी इतनी सारी आपसे नहीं पूछेगी, पर आपसे एक दो कंट्री पूछ ले, लैटिन अमेरिकन, ठीक है, इंडिया या इंडोनेशिया, मलेशिया हो गई, राइट, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये पूछ ले, ठीक है, चाइना है कि नहीं ये पूछ ले। और कुछ नेगेटिव कंट्रीज यानी जो इसकी पार्ट नहीं है, ठीक है, ट्रॉइड जोन में जो कंट्रीज नहीं आती, जैसे कि पाकिस्तान नहीं आती है, ईरान नहीं आती है, इराक नहीं आती है, इसराइल नहीं आती है, सीरिया नहीं आती है, टर्की नहीं आती है, राइट। और इधर आप देख सकते हैं रशिया नहीं आती, यूरोपियन कंट्रीज नहीं आती हैं। तो वैसे कुछ एक दो इस कंट्रीज को भी ऐड करके लिस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिए टोरॉइड जोन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं और कौन सी कंट्रीज नहीं है, ये हमें ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये न्यूज़ है कि जहाँ पे रशिया और इंडिया के साथ एक मिलिट्री कॉपरेशन की मीटिंग अटेंड सॉरी इसकी मीटिंग को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, जहाँ पे हमारे इंडिया की तरफ से जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने, राजनाथ सिंह, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, ठीक है। मिलिट्री कॉपरेशन की मीटिंग थी। अब मिलिट्री कॉपरेशन वगैरह पे यूपीएससी नहीं पूछी थी कौन किसने किया, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगी। इसमें मेंशन बस एक ही चीज़ थी, ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। यही चीज़ मेंशन थी कि ब्रिक
कि मीटिंग में 5 साल के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशिया विजिट किया, ये सारी बातें हैं। तो हम ब्रिक्स के बारे में देखेंगे, वैसे भी ब्रिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, ठीक है। तो ब्रिक्स क्या है इसे समझेंगे हम। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक जियो पॉलिटिकल ब्लॉक है, जहाँ पे जो भी ब्रिक्स के मेंबर हैं वो एनुअली फॉर्मल समिट्स करते हैं और जो भी मल्टीलैटरल पॉलिसीज हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कौन सी कंट्रीज हैं ब्रिक के अंदर? तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। तो ये सारी कंट्रीज है, पर ये सारी कंट्रीज फाउंडिंग कंट्रीज नहीं है। फाउंडिंग कंट्री चार ही हैं जो आपको याद रखनी है: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। यही चार कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को बनाया, ठीक है। और पहली समिट ब्रिक्स की कहाँ हुई थी? तो ये कैटरीबर्ग जो कि रशिया में है वहाँ हुई थी 2009 में। और इसके नेक्स्ट ईयर यानी 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इसी ईयर यानी 2024 में ही चार कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। कौन कौन सी? तो ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। याद रखनी है, ये चार कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। अब ब्रिक्स, ये थोड़ी फैक्ट्स हैं जो पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं वो 30% वर्ल्ड लैंड सरफेस को कवर करते हैं, ठीक है, और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को। जो टर्म है ब्रिक्स की वो कोई पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा नहीं दी गई थी। ये 2001 में एक पब्लिकेशन आई थी जिम ओनीली के द्वारा। क्या, कौन सी थी ये पब्लिकेशन? तो बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। तो यहीं से ये टर्म ब्रिक्स इमर्ज हुई, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज ने डिसाइड किया, फिर इसे इस्टेब्लिश किया, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी सेटअप की गई है ब्रिक्स जो ब्रिक्स की मेंबर्स हैं उन्हीं के द्वारा, ब्रिक्स के ही द्वारा। कब? तो 2014 में। और हेडक्वार्टर्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की कहाँ है? तो शंघाई, चाइना में। ये आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक की को सेटअप करनी चाहिए, ऐसी आइडिया इंडिया के ही द्वारा इसे प्रपोज किया गया था, ठीक है। इसे प्रपोज किया गया था फोर्थ ब्रिक्स समिट जो कि दिल्ली में हुई थी 2012 में। वहाँ इस आइडिया को इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है, बताया गया था। फिर 2013 में यानी फिफ्थ ब्रिक्स समिट में इसे क्रिएट करने की बात की गई, जहाँ सारी कंट्रीज ने अग्री किया। और 2014 में इसे इस्टेब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। याद रखनी है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शंघाई, चाइना। किसने सोचा था कि ऐसी न्यू डेवलपमेंट बैंक होनी चाहिए? तो इसे सोचा गया था इंडिया के द्वारा। और इसे सेटअप कब किया गया? 2014 में, ठीक है। और ये इसलिए लाई गई थी क्योंकि वेस्टर्न डोमिनेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वेस्टर्न डोमिनेटेड ना होकर कुछ ईस्टर्न डोमिनेटेड, कुछ ऐसी फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इसलिए इसे सेटअप किया गया था, ठीक है। और याद रखनी है 16th ब्रिक समिट, 16th 16वां, ये हुई है कजान, रशिया में 2024 में। क्योंकि अगर 25 में यूपीएससी पूछेगी तो पूछ इसे चेंज कर सकती है, 16 से 15 कर सकती है, या 17 या 20 कुछ भी कर सकती है। तो याद रखनी है 16th है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी बहुत बार बताया है, दोबारा बताता हूँ आपको। या तो ब्रिक्स के बारे में जनरल चीज़ें पूछें, या आपसे पूछे ये कौन कौन सी कंट्री ब्रिक के अंदर है, या पूछे कौन कौन सी कंट्री ने रिसेंटली 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, ठीक है। या आपसे पूछ सकती है कि ब्रिक की अभी समिट हुई है, कौन सी समिट थी, 16 थी या 17 थी, कहाँ ये हुई है, कजान में, कजान रशिया में हुई है या कहीं और हुई है, ये सारी चीज़ें पूछ सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी याद रखें। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी थोड़ी बहुत आपसे ऐड करके स्टेटमेंट वाइज पूछ सकती है, तो ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है साउथ सूडान में, ठीक है, जहाँ पे 100 ऐसी इंडिविजुअल्स थे, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो बहुत ही ये दुखदायक न्यूज़ आई है, ठीक है। अब हमें सूडान के बारे में बस जनरल ही पता होना चाहिए, कहाँ है ये कंट्री और कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है इससे, ठीक है। तो ये है सूडान, ये है रेड सी, आप देख सकते हैं, ये गल्फ ऑफ एडन है। और कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है? तो इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, इरिटेरा, ठीक है। और इधर ये रेड सी से बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री शेयर होती है, याद रखनी है। आपको मैप की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ है। अब ये रेड सी है, तो सूडान अब आई है न्यूज़ में, तो दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। या तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो पूछ लिया आपसे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल रिवर्स भी अब यूपीएससी पूछने लगी है। या आपसे पूछे कि कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप के हिसाब से, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी इसराइल भी न्यूज़ में है, सूडान भी न्यूज़ में है, और आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया भी थी कुछ समय से न्यूज़ में। तो रेड सी के बारे में पूछ सकती है इन जनरल कि कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। तो याद रखनी है, इजिप्ट है, सूडान है, ये सऊदी अरेबिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, यमन है, और ये है गल्फ ऑफ अकाबा, जिस जो कि कनेक्ट होती है रेड सी में। गल्फ ऑफ अकाबा पे भी आ सकती है क्वेश्चन, याद रखनी है। जो कि चार कंट्री में इसकी बाउंड्री शेयर होती है ये गल्फ ऑफ अकाबा से। इजिप्ट की, इसराइल की, जॉर्डन की और सऊदी अरेबिया की, ठीक है। और सी ऑफ अजूब जो कि ब्लैक सी में है, ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी याद रखना होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे।
अब गल्फ ऑफ एडन भी देख लीजिए यहीं पे है तो मैप में, ठीक है। जिबूती, यमन, ये सारी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। सोमालिया, जिबूती, यमन, सोमालिया, इन 3 कंट्री से इस गल्फ ऑफ एडन की बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये है सूडान की वैसे एटलस वाली मैप। तो ये देख सकते हैं नाइल रिवर इजिप्ट से आती है सूडान में, और सूडान में ही नाइल रिवर दो पर्टिकुलर, ब्लू नाइल और वाइट नाइल में बाइफरकेट होती है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नाइल रिवर आती है और सूडान कंट्री में ही नाइल रिवर बाइफरकेट होती है, अलग अलग हो जाती है। ब्लू नाइल अलग हो जाती है और वाइट नाइल रिवर अलग हो जाती है, ठीक है। इधर रेड सी हिल है, न्यूबियन डेजर्ट है इधर, ठीक है। हदादा हिल है यहाँ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है हदादा हिल, ठीक है। दूसरी नूबा माउंटेन्स भी इंपॉर्टेंट है और मोरो आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है इसकी, ये साउथ सूडान कंट्री की, जो बहुत पहले न्यूज़ में थी, ठीक है। और कुछ समय पहले भी डिंडेर नेशनल पार्क थी न्यूज़ में वैसे इंटरनेशनल पेज पे, तो याद रखनी है, ठीक है। ये वॉर की वजह से ही ये नेशनल पार्क न्यूज़ में थी। तो एक रेडोम नेशनल पार्क याद रखेंगे सूडान में है, और डिंडीर नेशनल पार्क याद रखेंगे सूडान में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, न्यूज़ में थी कहीं ना कहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हदादा याद रखनी है, मोरो नुबा माउंटेन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये कहाँ है, तो ये सूडान कंट्री में है। रेड सी हिल्स भी ये सूडान में है, ठीक है। नूबियन डेजर्ट भी याद रखनी है, सूडान में है। और सूडानी कंट्री है जहाँ पे नाइल रिवर दो यानी ब्लू नाइल और वाइट नाइल में बाइफरकेट होती है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कोई जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और जितने भी तरीके हो सकती हैं, ठीक है, और हम हर ऐसी कोशिश करेंगे ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसे इंडिया में इरेडिकेट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में ये न्यूज़ पर्टिकुलर आई हुई है, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे यानी स्कीम के बारे में मेंशन है, ठीक है। नमस्ते स्कीम के बारे में मेंशन है, बस हम मुझसे देखेंगे क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि नमस्ते स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। रिसेंट टाइम्स में देखी गई है ये स्कीम, ये किस चीज़ से कंसर्न रखती है, वैसे आ सकती है इसीलिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है नमस्ते स्कीम की, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है नमस्ते स्कीम। ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा मिलके इस स्कीम को लाए लॉन्च किया गया है, ठीक है। कब इसे लॉन्च किया गया है, तो याद रखनी है 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। ये किस चीज़ की लाई गई थी, ताकि डिग्निटी और सेफ्टी जो भी सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं इनकी बढ़ाया जा सके, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये भी ऑब्जेक्टिव है ताकि जो भी ऐसे मैनुअल स्कैवेंजिंग जो इंडिविजुअल कर रहे हैं उनकी रिहैबिलिटेशन किया जा सके, ठीक है। और हजार्डियस क्लीनिंग जैसे सीवर हो या सेप्टिक टैंक्स हो, इससे उन्हें रिहैबिलिटेट उन्हें किया जा सके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखनी है। इसकी नमस्ते स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है लॉन्च, कब की गई है, कौन सी ईयर में, 2003 में, ये याद रखनी है। मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि नमस्ते स्कीम के बारे में या तो डिटेल में पूछ सकती है यूपीएससी, या आपसे ओवरऑल पूछ सकती है कि नमस्ते स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये ख़त्म ही इंडिया में नहीं हो रही है, इसीलिए, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है, ठीक है। कल और राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में भी इसमें बात की गई है। दूसरी चीज़ क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई है आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे हम द सोशल डायलॉग रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट तो आती हैं यूपीएससी में, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन या राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्यों ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बन रही है। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट जाने, द सोशल डायलॉग रिपोर्ट, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ के द्वारा इसे पब्लिश की जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि रिपोर्ट इंडेक्स आउटलुक इंपॉर्टेंट है, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो चांसेस है आ सकती है, ठीक है। तो सोशल डायलॉग रिपोर्ट याद रखनी है, आईएलओ के द्वारा इसे रिलीज़ की जाती है। अब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। रिपोर्ट नहीं तो आईएलओ के बारे में डायरेक्ट पूछ ले यूपीएससी, ठीक है, तो इसे याद रखना होगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है। काम क्या है, तो यही सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा, और इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट की जाती है इसके द्वारा।
इसे फाउंड कब किया गया? तो 1919 में किया गया, लीग ऑफ नेशन के अंदर इसे किया गया था। और ये बहुत पुरानी और पहली ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी यूनाइटेड नेशन की, ये आपको याद रखना होगा। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स, ठीक है। और यहाँ तक कि 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में ने नोबल पीस प्राइज़ भी रिसीव किया था, ये आपको याद रखनी है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है आईएलओ की, ये ध्यान में आपको रखनी होगी, ठीक है। 1919 में ही इंडिया ने शायद इसे ज्वाइन किया था, ठीक है। अब ईयर शायद 1919 ही है। एक बार आप दोबारा इसे रिकन्फर्म कर ले, जहाँ तक मुझे पता है 1919 ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है, इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन लाई गई हैं, ठीक है, टोटल, जिसे हम जानते हैं कोर कन्वेंशन के नाम से, ठीक है। तो आईएलओ के द्वारा ऐसी 8 कोर कन्वेंशन को लाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 8 में से 6 कोर कन्वेंशंस जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है, उसे इंडिया ने साइन किया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी इंडिया ने साइन किया? तो फोर्स लेबर कन्वेंशन को साइन किया है, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन को साइन किया है, इक्वल रेमुनरेटिव कन्वेंशन को साइन किया है, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन को यानी डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन को साइन किया है, मिनिमम एज कन्वेंशन को साइन किया है, वर्षन फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को साइन किया। तो ये 6 हैं कन्वेंशन जिससे इंडिया ने रेक्टिफाई किया हुआ है, ठीक है। पर 2 कन्वेंशन को इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है, जो कि 8 कोर कन्वेंशन के अंदर है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ठीक है, राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन को साइन नहीं किया। दूसरी चीज़, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन और ऑर्गेनाइज राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, ये 2 कन्वेंशन इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है, याद रखनी है। और इसी चीज़ पे पर्टिकुलर न्यूज़ में भी मेंशन है, ठीक है। अब यूपीएससी या तो रिपोर्ट पूछे आपसे, या तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे, या आपसे कौन कौन सी 8 कोर कन्वेंशंस हैं, ठीक है, या इंडिया ने कौन कौन सी 8 कोर कन्वेंशन के अंदर कौन कौन सी कन्वेंशन साइन की है, ये आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। या पूछ सकती है कौन कौन सी जो कोर कन्वेंशन है जिसे इंडिया ने रेक्टिफाई यानी साइन नहीं किया है, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखेंगे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट आउटलुक है जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखनी होगी, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। और ये पब्लिश होती है आईएलओ के द्वारा, और इस पे यूपीएससी ने बहुत पहले एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इनके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है, अदरवाइज मेंस या इंटरव्यू में तो आप इसे कोट कर ही सकते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे साथ में। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ के द्वारा थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की गई जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे रोहिंग्याज की कुछ सेटलमेंट देखने को मिली। अब आपको पता होगा कि रोहिंग्या जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये म्यांमार की माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ के ये हैं। और क्योंकि म्यांमार में बहुत ज़्यादा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये रोहिंग्यास को कंट्री से बाहर माइग्रेट करना पड़ा था, राइट। और दूसरी दूसरी जो वर्ल्ड की कॉर्नर्स हैं, वहाँ इन्होंने माइग्रेशन किया, तो इंडिया में भी इनकी माइग्रेशन है, जिसके वजह से ये न्यूज़ में थी। तो ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ है, इस पे क्वेश्चन आ सकती है, तो इसे हमें समझना होगा। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। काम क्या करती है? तो एड प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन रिफ्यूजीज़ को प्रोवाइड करती है, जो कि डिस्प्लेस फोर्सफुली डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ होते हैं या स्टेटलेस पीपल होते हैं, उन्हें ये असिस्ट करती है और हेल्प करती है उन्हें, ताकि वो अच्छे से सेटल हो सके थर्ड कंट्री में। वैसे हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूएनएचसीआर की? तो याद रखनी है, इसकी हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसे बनाया गया था हालांकि 1921 में लीग ऑफ नेशन के द्वारा, फिर बाद में इसमें रिकंस्ट्रक्शन करके इसे फॉर्मली इसे से इस्टेब्लिश की गई 1950 में। तो ये याद रखनी है, 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट वाली में क्वेश्चन आ सकती है, जिसमें आपसे पूछ ले ये एजेंसी है यानी काम क्या करती है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इंडिया इसकी मेंबर है या नहीं, ऐसे आ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना इस पर। अब ये न्यूज़ आई है, इंपॉर्टेंट ही है, जहाँ पे बात की गई कि इंडिया अकाउंट करती है जितने भी मलेरिया की केसेस थी साउथ ईस्ट एशिया में 2020 में, उसकी हाफ यहाँ पे मलेरिया की केसेस देखने को मिली। तो ये थोड़ी बहुत बात की गई है, तो ये बताई गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, और थोड़ी बहुत मलेरिया के बारे में फैक्ट्स जो है उसे हम जानेंगे। तो मलेरिया के बारे में सबसे पहले समझें, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग है, याद रखनी है, जो कि पैरासाइट्स होती है, बैक्टीरिया वायरस या बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं, याद रखनी है।
और ये कैसे होती है, ये ह्यूमन में कैसे ट्रांसमिट होती है? जब मस्कीटो बाइट करती है, इन्फेक्टेड मस्कीटो जब बाइट करती है, तब ह्यूमन में मलेरिया होती है। और कौन सी मस्कीटो? तो फीमेल जो एंडोफिलिस मस्कीटोज होती हैं, राइट, इनके बाइट से मलेरिया ह्यूमन में इंड्यूस होती है। तो इंडिया और मलेशिया में यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 88% मलेरिया की डेथ मलेशिया और इंडोनेशिया में ही हमें देखने को मिलती है। और ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मलेरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हेडक होती है, स्किन में चिल्स या स्वेटिंग होती है, रेस्पिरेटरी में ड्राई कफ हो जाती है, ठीक है, स्प्लेन में लार्जमेंट हो जाती है, स्टमक में नौशिया या वोमिटिंग वगैरह होती है इंडिविजुअल को, बैक पेन भी होती है, मस्कुलर यानी पेन और फटिकनेस देखने को मिलती है, और ठीक है, और फीवर, जनरल फीवर होती है, राइट, जो हमें पता है इसके बारे में। और डेंगू और मलेरिया में दोनों की सिम्टम्स लगभग सेम ही हैं, जीका वायरस की भी शायद सेम है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब ये कौन सी रिपोर्ट है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। अब क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, तो पूरी वर्ल्ड में हेल्थ मॉनिटर कौन करता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो उन्हीं के द्वारा ये वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट पब्लिश होती है। याद रखनी है, कोट कर सकते हैं आप इसे मेंस या इंटरव्यू में, राइट। अब बढ़ेंगे आगे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का है तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसकी 6 रीजनल ऑफिस भी है, 150 फील्ड ऑफिस भी है वर्ल्ड वाइड। और WHO को इस्टेब्लिश की गई थी 1948 में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे गवर्न होती है? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ठीक है, उसी के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है। ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे बात की गई है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में, कि जापान ने बहुत लंबे समय से रशिया से ये गया नेचुरल लिक्विफाइड सॉरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। और आपको पता होगा कि रशिया पे सैंक्शन भी लगी हुई थी, हालांकि यूनाइटेड नेशन की, फिर भी ये जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, ठीक है, तो इस पे वैसे सैंक्शन नहीं है। तो ये सारी बात की गई है। इसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है, शखालिन 2 प्रोजेक्ट के बारे में, जहाँ से बेसिकली ये जो एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हैं वो वहाँ से इस प्रोजेक्ट के थ्रू हो रही है। और ये रशिया की वैसे प्रोजेक्ट है, शखालिन 2, ठीक है, हालांकि हम उसे आगे देखेंगे। और इसमें थोड़ी बहुत G7 के बारे में बात की भी गई है कि जो सप्लाई है, ठीक है, रशिया की तरफ से जो हो रही है वो थोड़ी सी चैलेंज हो चुकी है अभी। रशियन सप्लाईज ये किन के द्वारा बताई गई? तो ये G7 कंट्रीज़ के द्वारा थोड़ी बहुत इस पर डिस्कशन हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी सैंक्शन लगी हुई है, ठीक है। क्यों लगी गई थी? कि यही यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ट्रेड करना रशिया से अभी थोड़ी मुश्किल है, तो वहीं पे थोड़ी बहुत ये G7 के बारे में स्टेटमेंट आई, तो G7 को हम देखेंगे। और ये शाखालिन 2 प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ी बहुत हमें पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत हमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में भी पता होना चाहिए, कि कौन लार्जेस्ट सेलर सप्लायर है, कौन लार्जेस्ट इंपोर्टर है, कौन सी कंट्री, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो शाखालिन 2 प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट है रशिया की, ठीक है, ये रशिया की ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंडिया की प्रोजेक्ट नहीं है। आ सकती है कि शाखालिन 2 प्रोजेक्ट ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस से ही रिलेटेड है। तो वैसे आप इसे याद रख सकते हैं, या ये कौन सी कंट्री की प्रोजेक्ट है, रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, या कौन सी कंट्री की लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट है, ऐसा आ सकता है, इसलिए याद रखनी है। अब कतर जो कंट्री है इसे रिकग्नाइज किया गया कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट LNG सप्लायर है, ठीक है, कतर कंट्री है सबसे ज़्यादा सप्लायर। और चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, ये आपको याद रखनी है, इंडिया नहीं है, ठीक है। चाइना के बाद कौन है? तो जापान। तो चाइना है, फिर जापान है, और कतर सबसे ज़्यादा ये सप्लाई करते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस को। अब हम ग्रुप 7 के बारे में देखेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इनके द्वारा भी थी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। कौन कौन सी कंट्रीज है G7 के अंदर? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। कंट्री याद रखनी है, इंडिया इसके मेंबर नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं। G7 मेजर एडवांस IMF इकोनॉमीज़ हैं। IMF के अंदर जो एडवांस इकोनॉमीज़ है उसके अंदर ये जो मेंबर्स हैं G7, यानी ये जो कंट्रीज़ हैं, ये एडवांस इकोनॉमीज़ उन्हें कंसिडर किया गया है। और G7 ये ट्रीटी बेस्ड
ये बेस्ड ट्रीटी पे है, इसीलिए इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस नहीं है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 की कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस नहीं है, ये याद रखेंगे। और G7 कंट्री 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन और 30% वर्ल्ड की जीडीपी ये कवर करते हैं, ठीक है। इंडिया इसकी मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है, तो जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ मैप में आप समझ सकते हैं, तो ये सारी कंट्रीज हैं इसकी मेंबर, ठीक है। इंडिया, चाइना, रशिया ये सारी मेंबर्स नहीं है, ये आप यहाँ समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं है। बढ़ेंगे आगे। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जहाँ पे कॉलोनियल बैटल ग्राउंड्स के बारे में बात की गई है कि अल्जीरिया एक बहुत बड़ी कॉलोनियल बैटल ग्राउंड थी, तो उस पे ये न्यूज़ है। हालांकि हम बस मैप ही देखेंगे कि अल्जीरिया कंट्री कहाँ पे है, मैप की अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। तो ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, जहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है मेडिटेरियन सी, ये है अल्जीरिया कंट्री, ऊपर स्पेन देख सकते हैं, इटली वगैरह देख सकते हैं, पोर्टुगल इधर है। और कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर हो रही है इसकी, तो मोरक्को से होती है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, टूनिशिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ है जिनसे इसकी बाउंड्री शेयर होती है। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज़्यादा ब्राज़ील में बढ़ी हुई है, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो हम ब्राज़ील कंट्री के बारे में बस मैप नॉलेज लेंगे, और उससे ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं समझने लायक। तो ये है ब्राज़ील कंट्री, और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो यहाँ देख सकते हैं, फ्रेंच गुयाना हो गई, सूरीनाम हो गई, गुयाना हो गई, वेनेजुला हो गई, कोलंबिया हो गई, पेरू हो गई, बोलिविया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुग्वे, ठीक है, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज है जिसकी बॉर्डर शेयर होती है। बस ये इक्वाडोर कंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे ये इक्वाडोर कंट्री की बॉर्डर शेयर नहीं होती है। पनामा देख सकते हैं, इसकी भी शेयर नहीं होती है बाउंड्री ब्राज़ील कंट्री से, ठीक है। ब्राज़ील आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, बहुत सारी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, राइट। और तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे कज़ान में ऑयल वेस्ट, जो कि बहुत सोवियत एरा की ऑयल वेस्ट थी, वो सारी चीज़ें यहाँ कैस्पियन सी के शोर्स पे पाई गई। तो दो चीज़ हम देखनी होगी यहाँ पे, एक तो कज़ान कंट्री की देखेंगे कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, दूसरी चीज़ कैस्पियन सी और ये कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, ये हम देखेंगे। अब वहाँ पे ऑयल वेस्ट क्या निकली है, सोवियत एरा की है या नहीं है, या है भी तो वो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैप पर्पस से ही इंपॉर्टेंट है, वही देखेंगे। तो ये है कैस्पियन सी, रेड डॉटेड है जो आप देख सकते हैं। और कौन कौन सी कंट्री किससे बाउंड्री शेयर होती है, तो ये वैसे रशिया है, तो रशिया से होती है, कजाकिस्तान से होती है, तुर्कमेनिस्तान से होती है, इधर ईरान से होती है, और इधर अजरबैजान से होती है, ठीक है। याद रखेंगे कि उज्बेकिस्तान से नहीं होती है, ठीक है, कैस्पियन सी की बाउंड्री शेयर, ये याद रखनी होगी आपको। बाकी कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है और रशिया। अब हम देखेंगे कजाकिस्तान के बारे में कि कौन कौन सी कंट्री से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो ये है रशिया, इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है चाइना, रशिया है, रशिया है, चाइना है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। और इधर देख सकते हैं ये है कैस्पियन सी। ये कौन सी लेक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। अब एक इम्पॉर्टेंट एक स्कीम ये भी थी कवर्ड, हालांकि वो आर्टिकल मैंने यहाँ पेस्ट नहीं किया हुआ है, पर पीएम पोषण स्कीम के बारे में भी मेंशन थी कि इसमें थोड़ी सी अभी फूड इन्फ्लेशन के वजह वजह से अभी कुछ फंड अलोकेट एक्स्ट्रा किए गए हैं इस स्कीम के अंदर। तो ये क्या है वो बस ओवरऑल समझ लें आप। तो पीएम पोषण स्कीम, इसने रिप्लेस किया है नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल या मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम है, इसे ही रिप्लेस किया है पीएम पोषण स्कीम ने। वैसे ये लॉन्च कब हुई थी, तो ये 5 पीरियड के लिए लॉन्च हुई थी 2021 में, और 2021 से लेके 2025 के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। ये स्कीम कवर करती है 11.8 करोड़ से स्टूडेंट, जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक होते हैं, ठीक है। और 11.2 लाख स्कूल पूरी कंट्री, अक्रॉस कंट्री ये कवर करती है स्कूल स्कीम। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है पीएम पोषण स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब, जहाँ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कोई पर्टिकुलर स्कीम में फंड्स प्रोवाइड करे और उसे रन करे, उसे ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कही जाती है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम तो पता ही होगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एलोकेट करती है और वो रन करती है वो है सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड, सॉरी, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, पर स्पॉन्सर्ड नाम से ही समझ पा रहे होंगे, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फंड एलोकेट करती हैं ऐसी स्कीम्स में। तो ओवरऑल पता होना चाहिए। वैसे मिड डे मील स्कीम पे वो क्वेश्चन आई हुई थी वैसे, तो पता होना चाहिए पीएम स्कूल, पीएम पोषण स्कीम ही ने इसे रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। 5 साल के लिए ये है, इतनी स्टूडेंट, इतनी करोड़ स्टूडेंट और इतनी लाख स्कूल्स कवर्ड होगी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या नहीं, ये आपको याद रखना होगा। क्योंकि स्कीम पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रली सेक्टर है या पायलट बेसिस पे है या अम्ब्रेला स्कीम है, ये तो यूपीएससी स्टेटमेंट पूछती है ऐसी, इसलिए याद रखना है इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच, यही सारी है न्यूज़ में आज। आज और कल 2 दिन बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ थी अवेलेबल, राइट, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपने गेन किया है। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।